गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली के यूट्यूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर सेकेंड का एक चैप्टर भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। हम संविधान के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो उसके बाद संविधान कब बना, कैसे बना, संविधान निर्माण की जो प्रोसेस के बाद में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो है संविधान की प्रस्तावना। यानी संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके अंदर कौन कौन शब्द होते हैं, उन शब्दों का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। मैं आशा नागर हूँ, आपको कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। इससे पहले मैंने कई वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे उद्देशिका। तो जो प्रस्तावना है हमारे भारत के संविधान की, उसको एक तरह से जो कहते हैं पूरा सार है, हमारे संविधान का एक निचोड़ है। यानी कि पूरे संविधान में क्या कहा गया है। अगर संविधान में कोई बात में किसी शब्द के अर्थ के बारे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका सही अर्थ क्या होगा, वो हम अगर ढूंढने के लिए संविधान की कोई चीज़ को या भाग को खोजते हैं तो वो है उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो चीज़ें दी हुई हैं वो हमारे पूरे संविधान का सार होते हैं। उन पूरे संविधान का बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था बनाने वालों का, वो सब इसमें निहित किया गया है। ठीक है, इसी कारण इसको एक तरह से संविधान की आत्मा भी कहते हैं। और जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था। भारत के संविधान जो है, देखो उसमें जो अब प्रस्तावना के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उन छोटे छोटे क्वेश्चन को हमें साथ के साथ याद रखना है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो भारत का संविधान है। प्रस्तावना के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमें ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। लेकिन इस विस्तृत संविधान की जो झलक है इसकी किस में दिखता है? ये सबसे बड़ा संविधान है, ऐसी चीज़ हमें कहाँ दिखाई देती है? इसकी उद्देशिका में, यानी इसकी प्रस्तावना में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आज की हम क्लास में क्या क्या अध्ययन करेंगे हमने बता ही दिया। ठीक है, भारत प्रस्तावना, अब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, आप जानते ही हो इस चीज़ को कि भाई प्रस्तावना कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, हम सुनते ही रहते हैं। हम भारत के लोग यानी हम जितने भारत के वासी हैं, इस भारत को यानी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी कि हम भारत के जो लोग हैं भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो पूर्ण रूप से बाहरी और आंतरिक क्षेत्र में प्रभुत्व संपन्न हो, इसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी हो, धार्मिक क्षेत्र में पंथ निरपेक्ष हो और लोकतंत्र हो यहाँ पर और गणराज्य हो। ठीक है, ऐसा हम हमारे भारत देश को बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम नागरिक क्या करेंगे? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, यानी कि न्याय प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो समता है उसको प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में यानी इन सब चीज़ों के अंदर व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो उसका जो स्रोत है वो यहीं से चालू हो जाता है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, यानी बंधुता कैसी बढ़ानी है? जिससे राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। ठीक है, इन सब के लिए हम दृढ़ संकल्पों को, हम कौन? हम भारत के लोग, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को हम क्या क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, यानी स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, यानी इसको कानून के रूप में स्वीकार करते हैं और इसको आत्मर्पित करते हैं, यानी अपना आप को ही समर्पित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना है, ये हमें याद रखनी है। अब जो आगे इस चैप्टर में क्या है, संविधान के अंदर जितने भी शब्द मैंने बताए ये सब, इन शब्दों का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन केवल एक निबंधात्मक बनता है, बाकी सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं इसमें। ठीक है, हम जब संविधान बन गया था उसके बाद में ये प्रस्तावना बोली गई थी और उसमें इन चीज़ों को, इन शब्दों को उसमें दोहराया गया था। इसमें कुछ शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए थे, पहले नहीं थे, वो हम आगे बताएंगे। अभी
संविधान सभा द्वारा, यानी संविधान सभा क्या है, जिसने संविधान का निर्माण किया था, ऐसी सभा, उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने। ठीक है, संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब किए थे, 13 दिसंबर 1946 को किए थे। किसके, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव नाम से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार हम संविधान को तैयार करेंगे। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव था, वह संविधान निर्माण के अंतिम चरण प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया था। सबसे लास्ट में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इसी कारण प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान के उद्देश्य क्या है, यानी प्रस्तावना को सबसे लास्ट में अंतिम चरण में स्वीकारा गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हमें बताना होगा। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और वह इसी पद पर अंत तक बने रहे थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकार किया गया था। 3 क्वेश्चन बनते हैं, कब प्रस्तुत किया गया था, कब पारित किया गया था, कब संविधान में इसको अंगीकृत किया गया था। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 डेट हो गई, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या हैं या मुख्य विशेषता क्या है कह सकते हैं इनको। ठीक है, इसमें क्या है, भारत एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। प्रस्तावना की विशेषता, प्रस्तावना में कहा गया था हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, हम भारत के लोग। इससे पहले हम प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। क्यों, क्योंकि हम अपने देश पर शासन नहीं कर रहे थे, उसके लिए कानून व्यवस्था नहीं बना रहे थे, विदेशों के साथ क्या संबंध रखने थे वो हम नहीं कर रहे थे, वो केवल ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद ही कर रही थी। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। लेकिन अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होंगे, जिसके अंदर हम बाहरी क्षेत्र में पूर्ण संप्रभु रहेंगे और आंतरिक क्षेत्र में पूर्णतः संप्रभु रहेंगे। गणराज्य रहेंगे मतलब कि ब्रिटेन के अंदर तो राजा है जिसका कोई चुनाव नहीं होता है। हमारे यहाँ पर एक राजा का जैसा पोस्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ की जो कार्यपालिका में 2 प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री और सम्राट। वैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति सम्राट जैसा नहीं होगा। उसका यहाँ पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा, उसी को ही गणराज्य कहते हैं। तो हम ऐसा एक भारत बनाएंगे। ठीक है, भारत संघ में ऐसे सभी राज्य शामिल होंगे जो भारत हम बनाएंगे, भारत संघ का जो निर्माण होगा उसमें कैसे राज्य शामिल होंगे, जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासतों में हैं या इन दोनों से बाहर है। यानी हम जो भारत संघ बनाएंगे उसके अंदर ऐसे राज्य शामिल होंगे जो ब्रिटिश भारत में है, ठीक है, देसी रियासतों में हैं या इनसे बाहर है। ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभुत्व संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, उन सबको हम भारत संघ के अंदर शामिल करेंगे। ऐसा मतलब प्रस्तावना के अंदर लोगों ने वचन लिया था, सोचा था, विचार किया था। वो मुख्य बातें ऐसी हैं। अगला क्या है, भारत संघ और उसकी इकाइयों में समस्त राज्य शक्ति का मूल स्रोत स्वयं कौन होगी, जनता होगी। यानी कि चाहे भारत सरकार हो, भारत संघ हो या उसकी इकाइयों राज्यों हो, राज्यों की जो शक्ति है उसका मूल स्रोत स्वयं जनता हो गया। जनता ही अपने द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों को इनमें पहुंचाएगी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, भारत के संविधान को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय, पद, अवसर और कानून की समानता। समानता कितने प्रकार की, पदों की, अवसर की और कानूनों की। स्वतंत्रता किसके, विचार, भाषण, विश्वास, संघ निर्माण, व्यवसाय करने, कार्य की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कानून सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त हो। ये जो न्याय प्राप्त होगा, समानता प्राप्त होगी और स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ये सब कानून के अंतर्गत और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन ही प्राप्त होगी। ये सब चीज़ें पहले से ही संविधान की प्रस्तावना में कह दी गई। जब बाद में हम अधिकार पढ़ते हैं तो अधिकारों के साथ में जो प्रतिबंध हैं वो इसी चीज़ को इंगित करते हैं कि
सभी को कानून के तहत अधिकार प्राप्त होंगे और सार्वजनिक नैतिकता यानी सार्वजनिक रूप से जो अनैतिक माहौल पैदा नहीं होगा, नैतिकता बनी रहेगी राज्य में, उसी के सीमा तक ही अधिकार हमें प्राप्त होंगे। जो अल्पसंख्यक वर्ग है भारत में और जो पिछड़ी जातियां हैं और जो कबायली जातियां हैं, उनके हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था इस संविधान के अंदर की जाएगी। जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें की जाएगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी जाति, कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय कभी भी अपने आप को शोषित महसूस नहीं करेगा, पीड़ित महसूस नहीं करेगा। सबके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान, ये सब 5 पॉइंट हैं, ये उस संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन बनता है कि हमने जो प्रस्तावना अभी पढ़ी है वो विचार जब हमने संविधान के स्रोत वाला पढ़ा था तो उसमें भी आया था कि प्रस्तावना हमने कहाँ से ली? अमेरिका से ली है। ये छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद करना। अगला जो मैं चैप्टर मतलब वीडियो बनाऊंगी या अगला जो आपका क्लास होगी उसके अंदर प्रस्तावना से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके हम बारे में हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे अभी हो गए, इन्हीं को हम बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। लेकिन इस प्रस्तावना की भाषा, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। छोटे क्वेश्चन हैं, इनको अभी से नोट डाउन कर लेना। अभी जब हम इस एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हमें को तुरंत ही याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? हम भारत के लोग शब्द से होती है और समाप्त किस शब्दों पे होता है? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत पर समाप्त होती है। देखो इतना छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन कितने सारे बन गए। प्रस्तावना कहाँ से ली, भाषा कहाँ से ली, शुरुआत किन शब्दों से होती है, अंत किन शब्दों, 4 क्वेश्चन इसके अंदर बन गए। ठीक है, अब आता है प्रस्तावना में कब संशोधन किए गए थे। यानी प्रस्तावना के अंदर इतने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि हमें लगता है कि हमने आदर्श संविधान इसी से ही याद कर लिया। ठीक है, प्रस्तावना में जो पहला संशोधन हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके अंदर प्रस्तावना में संशोधन करके क्या जोड़ा गया था, यानी क्या संशोधित किया गया था? 3 तो नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ, इसके बाद कभी भी इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि न तो कोई ऐसा शब्द विवादित इसमें है जिसको हटाने के लिए संशोधन करना पड़ा, और अब शायद सारे शब्द इसमें समाहित हो गए हैं कि अब कोई शब्द बचा ही नहीं जिसको इसमें जोड़ा जा सके। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि 8 से 6 शब्द दे देते हैं, 5 से शब्द दे देंगे, या फिर ऑप्शन के अंदर ये 3 शब्द और एक और शब्द दे देंगे कि इनमें से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था या था। तो उनमें से हमें इन चीज़ों को याद रखना है। समाजवादी शब्द पहले मूल प्रस्तावना में नहीं था, मूल संविधान के अंदर भी नहीं था, अखंडता नहीं था, और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में नहीं था। इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है संविधान के स्रोत, यानी संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना का पहला शब्द है वो हम भारत के लोग ही संविधान का स्रोत हैं। संविधान को बनाने वाले, संविधान को लागू करने वाले, संविधान को अंगीकृत करने वाले, संविधान में लास्ट में कोई चेंज करने वाले और इसको ख़त्म करने वाली सारी शक्तियाँ केवल भारत के लोगों में, भारत की जनता में। यानी कि हमारे यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कौन है? यहाँ की जनता है। भारत के लोग ही वो शक्ति हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी अपना आप में क्वेश्चन हो गया। अब आता है भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? प्रस्तावना के जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, प्रस्तावना के जो 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 शब्द हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं कि हमारे देश का संविधान का स्वरूप कैसा है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी स्वरूप वाला है, पंथनिरपेक्ष स्वरूप वाला है, लोकतंत्रात्मक स्वरूप वाला है, और गणराज्य गणतंत्रात्मक स्वरूप वाला हमारा संविधान है। ठीक है, अब आता है इसके उद्देश्य कि संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं, या संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य किन शब्दों से इंगित होते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना के जो अंतिम शब्द हैं, क्या? न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता रखें ऊपर, और समानता, अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा
राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ये जो शब्द हैं ये भारत के प्रस्तावना के उद्देश्य हैं। यानी इन शब्दों को बनाए रखना प्रस्तावना का उद्देश्य है। सभी को न्याय प्राप्त हो, सभी को स्वतंत्रता प्राप्त हो, सभी को समानता प्राप्त हो, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे, हम बंधुत्व के द्वारा, भाईचारे के द्वारा यहाँ पर रहें। ये हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य है। यही सर हमारे संविधान का भी उद्देश्य है। अब अगला क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन में जो सबसे पूछा जाता है वो है संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का मतलब। देखो, संविधान की प्रस्तावना में से एक ही क्वेश्चन बनता है निबंधात्मक, उसमें हमें सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसमें प्रस्तावना, उसके शब्द, संशोधन, स्वरूप, उद्देश्य, स्रोत, सब कुछ उसमें ये भी करना पड़ेगा। जो शब्द दिए हुए हैं इतने सारे प्रस्तावना में, उनका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मैंने मतलब बता दिया कि भारत एक ऐसा देश बनेगा इसके बाद कि वो आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में स्वयं निर्णय लेगा। अब तक तो ब्रिटिश सरकार ले रही थी, लेकिन अब वो स्वयं निर्णय लेगा। अब ब्रिटिश सरकार या किसी भी सरकार के नियंत्रण में वो नहीं रहेगा। समाजवादी का मतलब क्या है? संविधान वास्तव में समाजवादी शब्द है, समानता की बात करता है। समाजवाद का मतलब है कि यहाँ पर सब लोग समान रहेंगे, सबको समान अवसर मिलेगा, सब लोग एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे जिसमें कोई भी भूखा नहीं रहेगा, मतलब अमीर और गरीब की खाई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। उसका स्वरूप समाजवादी रहेगा। हम जो भी कुछ कमाएंगे उसमें से हमारे लिए जितना उपयोग हो जाएगा उसके बाद में हम समाज को समर्पित कर देंगे। ठीक है, यानी भारत में रह रहे हर नागरिक को ये महसूस होगा कि वह समान है, सबको समान रूप से बेसिक चीज़ें मिल रही हैं। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाया है। वह महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। क्वेश्चन बनता है लोकतांत्रिक समाजवाद का जो शब्द हमने अपनाया था वो किसके विचारों से प्रेरित है? तो नेहरू, जब हम पढ़ते हैं मैनिफेस्टो में पढ़ा था हमने, उसमें लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू का दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है? मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है इसका अभी यूट्यूब चैनल पे, और बाद में भी एक और वीडियो डाल दूंगी, उसमें पूरा इसका बारे में निबंधात्मक क्वेश्चन बताया गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारा जो भारत देश है कोई धार्मिक देश नहीं, जैसे पाकिस्तान है मुस्लिम देश है। ठीक है, ऐसा कोई धार्मिक देश हमारा नहीं है। राज्य की तरफ से अपना कोई धर्म नहीं होगा, या राज्य किसी धर्म की घोषणा नहीं करेगा कि हमारा यह धर्म है और पूरे भारतवासी उसको ही मानेंगे। नहीं, धर्म के आधार पर या कोई भेदभाव नहीं होगा जनता के बीच में। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जो भी धर्म है सब जनता का है। जनता अपने अपने धर्म के अनुसार में कार्य करती है, पालन करती है, उसकी आस्था रखती है। राज्य उसमें रुकावट नहीं डालता है। ठीक है, उन्हें कोई रोक टोक करता है। ये होता धर्म निरपेक्ष। इसी कारण तो हम देखते हैं हमारे भारत देश में कितने सारे धर्मों के लोग होते हैं, वो आराम से रह रहे हैं और अपनी रहने के बाद में जो अपनी अपनी आस्था के अनुसार वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन राज्य उसमें कोई रुकावट नहीं डालता है, वो किसी भी धर्म को मना नहीं करता है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था यानी भारत के अंदर एक ऐसी शासन व्यवस्था होगी जिसमें जनता का शासन होगा, जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें पहुँचेंगे, और अगर वो प्रतिनिधि जनता की भावनाओं के अकॉर्डिंग, हितों के अनुसार, लोक कल्याण के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, अपने पद का दुरुपयोग करेंगे, तो उनको वापस बुलाने का जनता को अधिकार होगा। जनता ही सर्वे सर्वा होगी। अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे कि अपना राष्ट्रपति है, वह वंश के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता है, वो जनता द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इस प्रस्तावना के पहले पैराग्राफ के शब्दों का मतलब है। अब आते हैं कि इसके प्रस्तावना के आखिरी शब्दों का मतलब क्या है। न्याय। प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार का न्याय का प्रावधान किया गया है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का किया गया है, कौन कौन सी समानता का किया गया है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय यानी सामाजिक क्षेत्र में सब लोग न्यायपूर्ण रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, सबको जो मूलभूत सुविधाएं सबको मिलेंगी। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राजनीति के अंदर भी सब लोग अपनी भागीदारी निभाएंगे। राजनीतिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत न्याय किया जाएगा, लेकिन इसमें धार्मिक न्याय का कोई वर्णन नहीं है। क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के अंदर किस प्रकार के न्याय का प्रावधान नहीं है,
तो हम जब न्याय पढ़ते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 ही न्याय हैं, धार्मिक न्याय नहीं। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है धर्म शब्द था प्रस्तावना में, हम क्या करें। नहीं, वो कन्फ्यूज नहीं होना है। धार्मिक स्तर पर न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में नहीं की गई है, क्योंकि भारतीय संविधान में हमने पहले ही पंथ निरपेक्षता की बात कह दी गई है। तो धार्मिक न्याय हम कैसे प्रदान करेंगे। धार्मिक स्तर पर किसी न्याय का व्यवस्था राज्य द्वारा नहीं की जाएगी। राज्य अपना कोई धर्म नहीं अपनाएगा। अब आती स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को अपना स्वयं का विकास करने के लिए स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी, जिससे कि व्यक्ति अपना विकास करेगा तो देश का विकास में उनकी सहायता होगी, देश भी विकास करेगा। ठीक है। समानता यहाँ समाज से जुड़ी हुई है, जिसमें आर्थिक समानता और सामाजिक स्तर पर समानता की बात की गई। यहाँ भी धार्मिक स्तर पर समानता की बात नहीं की गई। ठीक है। अब आता है राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत विविधता वाला देश है। हमें पता है कि हम भारत में रहते हैं, वो विविधता वाला देश है। निबंध लिखते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जाति, धर्म, भाषा, कल्चर, संस्कृति सब अलग अलग। ठीक है। तो विविधता वाला देश है। ऐसे देश, यही भारत की विशेषता है। और इसी विविधता में एकता और अखंडता को बनाए रखना के बाद जो प्रस्तावना में कही गई है। अगला है बंधुता। बंधुता मतलब होता है भाईचारा। सभी भारतीय नागरिकों में आपस में जुड़ाव की भावना पैदा होना इसका मतलब है। यानी कि आपस में सब लोग एक तरह से बंधुत्व की भावना से रहेंगे। अपना आपको भाई का मतलब ये नहीं है केवल भाई नहीं, मतलब ऐसी फीलिंग होगी वो अपना है, तो अपनेपन की भावना से सब लोग जुड़े रहेंगे। इन सब बातों को प्रस्तावना के माध्यम संविधान का उद्देश्य भी बताया गया। संविधान के जो 5 अंतिम शब्द हैं, जिनका मतलब हमने बताया है, वो 5 अंतिम शब्दों 11 पॉइंट है, उन अंतिम शब्दों को भारतीय संविधान का उद्देश्य बताया गया है। तो इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव या संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर देखो, वहाँ पूरा नहीं हुआ था। वहाँ उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव में केवल हम इतने समझा पाए थे, इतने अध्ययन कर पाए थे कि वो कब प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया, कब पारित किया और कब उसको संविधान में जोड़ा गया। लेकिन वास्तव में इस प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के क्या उद्देश्य होंगे, वो सारे उद्देश्य संविधान के इन शब्दों में, स्पेशली लास्ट के जो 5 शब्द हैं, क्या नाम है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, इनके अंदर इसके उद्देश्य इंगित होते हैं। इसलिए इसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है। एक रिटायर्ड जज थे अनुराग श्रीवास्तव, वो कहते हैं कि पूरे संविधान का जो सार है कुछ पंक्तियों में ही उल्लेखित कर दिया गया है। हमारा इतना बड़ा संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, उस पूरे संविधान के सार को केवल प्रस्तावना की कुछ पंक्तियों में, कुछ लाइनों में ही उल्लेखित कर दिया गया है। इस कारण इसे संविधान का सार भी कहते हैं। एक देखो, उद्देश्य प्रस्ताव क्यों कहते हैं और सार क्यों कहते हैं, दोनों के आंसर यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। अन्यथा जो प्रस्तावना हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की थी, वही आज तक चली आ रही है, जिसमें हम स्वयं प्रभु राष्ट्र होना, एक गणराज्य और 42वें में संविधान संशोधन से स्वयं को समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र हमने घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर प्रस्तावना में संविधान का पूरा सार है, इसीलिए इसको इसकी आत्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा से कंफ्यूज मत हो जाना। भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है, जो मूल अधिकारों वाले में आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने प्रस्तावना को भी आत्मा कहा है। ठीक है। अब आगे हैं इसमें कि प्रस्तावना संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय लिया था, तो इनको फटाफट कर लेते हैं हम। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले जब केस चला था 1960 में कोई कोर्ट के अंदर, तो उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले से ही लागू हो गया था, यानी संविधान आधा पहले लागू हुआ तब उसको जोड़ा गया था। दूसरा, जो बेरोजगारी यूनियन के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि ये स्वीकार किया गया था यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उससे एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में हम उपयोग ले सकते हैं।
केशवानंद भारती मामले में 1973 में जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले जितने फैसले दिए थे, निर्णय दिए थे, उनको पलट दिया था और ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अगर इसमें भी कोई संशोधन करना है तो संविधान के अंदर अनुच्छेद 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसको अपनाकर इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तावना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट यानी इसकी मूल ढांचे का पार्ट है। ये मूल ढांचा क्या होता है हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये इससे अलग नहीं है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्क संगतता या निष्पक्षता प्रदान करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में हम इसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे।